तो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना पढ़ाने के बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को पढ़ लिया, ठीक है, कि इसका बॉनी पार्ट है, कार्टिलेजिनियस पार्ट है, इसका एक नर्वस पोर्शन होता है, इसमें सिरुमिन ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है एंड ऑल दैट, और एट्रीजिया भी हो सकता है इसका कंजेनिटली। देन हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास होती है जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद हम लोग आगे थे बेटे किधर, मिडल ईयर पे, है ना। आज हम लोगों ने मिडल ईयर की इंपॉर्टेंट जो है वो डिजीजेस स्टार्ट करने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन समझा जाता है ईयर की एनाटमी में, या ईयर की जो भी सारा ये पोर्शन है। ये जो बेटे आपके पास मिडल ईयर की एनाटमी थी, इसमें सबसे पहले आपको मिडल ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यानी इसकी बाउंड्रीज वगैरह बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जो कल के एलोज में भी मैंने आपको डिस्कस करा दी थी। दूसरी चीज मैंने आपको साइनस टेम्पिनाई पढ़ाया एंड देन फेशियल रेसस पढ़ाया, और उसकी बाउंड्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा हुआ यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर। अब ये यूस्टेशन ट्यूब को समझना इसलिए जरूरी था कि आज हम देखेंगे कि मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में इसका क्या रोल है, कैसे इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो ओरल कैविटी से देन नेजोफेरिंक्स में, फिर नेजोफेरिंक्स से ट्रेवल करके यहाँ पे आता है और बहुत सारी पैथोलॉजी कॉज करता है। तो यूस्टेशन ट्यूब आपने पढ़ा, इसका मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया कि ये एक ट्यूब होती है, नैरो होती है, रेस्ट पे बिल्कुल क्लोज हुई भी होती है। इसमें भी हम कहते हैं लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। जो लेटरल 1/3 है वो हमारे पास बोनी है, एंड मीडियल 2/3 बेसिकली कार्टिलेजिनियस है। इन दोनों की जंक्शन पे नर्वस पॉइंट होता है जिसे हम एस्थमस कहते हैं। नेजोफेरिंक्स में आके ये ओपन होती है, और जब नेजोफेरिंक्स में ये जब ओपन होती है तो इसका ये पोर्शन जो नेजोफेरिंक्स में प्रोट्रूडेड है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है ये पोर्शन? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? ये प्रोट्रूडेड पोर्शन नेजोफेरिंक्स में आया हुआ होता है, कार्टिलेजिनियस पार्ट। मैंने आपको बताया था इस कार्टिलेजिनियस पार्ट को क्या कहते हैं बेटे? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि ये यूस्टेशन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए बिल फर्स्ट, तो हम लोग इसको डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं ना। ये मैं आपको प्रीवियस थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ, फिर हम आज के लेक्चर पे जा रहे हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए बेटे हमने कहा था हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्टिव टेस्ट भी आ गए थे और पैसिव टेस्ट भी थे। पैसिव हमारे पास नॉन फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग थी, जिसमें हम लोगों ने जो है वो कैथेटराइजेशन की, फिर वो टॉनी बी टेस्ट किया जो बेसिकली फिजियोलॉजिकल टेस्ट था, और फिर एक जो उसको हम लोग कहते हैं कि वेलसेल्वाज मैन्यूवर करे, जिसमें लाइक वो अपना मुंह और चिन को क्लोज करता है, प्रेशर जनरेट होता है, टेम्पनिंग मेम्ब्रेन बल्ज आउट करती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेमेशन टेस्ट का बताया, टेम्पेनोमेट्री का बताया हमने, यूस्टेशियन ट्यूब कट कॉटराइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने कहा इसका इंपॉर्टेंट हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग यानी डाई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ से अगर हम डाई डालें और वो उसको यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में थ्रॉट के अंदर एक फीलिंग हो, या फिर वो ट्रेवल करके आ जाए, तो हमें पता चलता है ये ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमने दो तीन चीजें और इसकी डायग्नोसिस के अंदर पढ़ी थी। फिर हमने कहा अगर ये ट्यूब ब्लॉक होती है तो उसकी ब्लॉकेज की बहुत सारी कॉजेज हैं, और हमारा कंसर्न यही होता है कि हम उस कॉज को ट्रीट करते हैं। तो टिल नाउ बच्चे हमने ये पढ़ लिया हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू है अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी कन्वे कर सकते हैं। आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो है इस मिडिल ईयर की पैथोलॉजी और मिडिल ईयर के डिजीजेस, ठीक है। सो मिडिल ईयर के डिजीज में जो एक चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी वो होती है हमारे पास ये ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। पहले हम थोड़ा नाम से देखते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ पढ़ाती हूँ। ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी है आज वाली, क्योंकि ये बड़ा मेजर पोर्शन है इसका। तो अब हम लोग सारी एनेटमी के बाद आ चुके हैं आपकी मिडिल ईयर पैथोलॉजी पे, ठीक है। अब मिडिल ईयर की जो पैथोलॉजी है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है, जिसे हम लोग बेटे कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। पहले हम लोग अगर नाम के ऊपर जाए ना, एक्यूट का क्या मतलब है, वैसे तो हम कहते हैं 2 से 4 हफ्ते और 6 हफ्ते मैक्सिमम, उसके बाद क्रॉनिक में चला जाता है, लेकिन ईयर के अंदर आपने याद रखना है 6 मंथ्स तक का अगर डिजीज है ना, तो वो एक्यूट है। अगर 6 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास वो क्रॉनिक में चला जाएगा। ओटाइटिस का क्या मतलब है बेटे? ओटाइटिस का मतलब यही है कि ईयर के अंदर क्या हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और किस पोर्शन में हुई हुई है, मीडिया के अंदर, तो इसका मतलब है मिडल ईयर में। तो हम लोग कहते हैं मिडल ईयर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है और वो राउंड अबाउट 6 मंथ्स या इससे कम ड्यूरेशन की है, तो वो हमारे पास क्या है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को एक और नाम भी दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी फॉर लेस देन 6 मंथ पस कंटेनिंग इन्फेक्शन है मिडिल ईयर का, ठीक है। सो अगर उसके अंदर पस भी आ जाए, जो कि सब केसेस में नहीं होती, तो पस कंटेनिंग यानी एक स्टेज है इसकी, थर्ड स्टेज है, अगर पस आ जाए तो वो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बन जाएगा। और सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का ये आपने साइन याद रखना है कि बहुत ही ज्यादा, बहुत सुवेर पेन होता है पेशेंट को, ठीक है।
अगर पास नहीं है, इनिशियल स्टेजेस पे है, तो दैट वुड बी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। सो अब मैंने आप लोगों को मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की तरफ लेके जाना है, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हो सकता है, यानी इनिशियली सिर्फ ब्लॉकेज होगा, फिर हम देखेंगे इन्फेक्शन होगा, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, फिर उसमें पस आ जाएगी और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जनरल जो हमारे पास टर्म है दैट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है बेटे। दूसरी रीजन आ जाती है कि मोस्ट कॉमनली इसका कॉज क्या है, ये क्यों होता है मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। तो सबसे ज्यादा आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमनली होता है किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से। ठीक है, जिसको हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं। दूसरा इसके अंदर जो एजेंट है वो हमारे पास है मोरिक्सेला कैटरालिस, और तीसरा जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये 3 बैक्टीरियल एजेंट हैं जो मोस्ट कॉमनली आपके मिडिल ईयर इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपकी बुक में रिस्क फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं कि ज़ाहिर है बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या इम्यूनिटी कम है, या अंडरलाइंग डिजीज है, या फिर बच्चे हैं तो उनमें ये डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कि इसका रूट क्या है, फिर आप लोग मुझे समझाएंगे। देखो बेटे, रूट क्या हो सकता है? रूट यही है ना कि हमारे पास दिस इज योर पिना एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, एंड यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल मिडल ईयर आ गया, और ये यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको लग रहा है क्या ये इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? यहाँ में इन्फेक्शन किधर से आएगा, किधर से ट्रेवल करके आएगा? स्टेशन ट्यूब। हाँ, बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन कहता है, सबसे ज्यादा कॉमन ये किधर से आता है? ये स्टेशन ट्यूब से आता है। और ये स्टेशन ट्यूब में भी ना बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। क्यों, क्या रीजन है इसकी? मैम उनकी जो स्टेशन ट्यूब स्मॉल और हॉरिजॉन्टल होती है। हाँ, वेरी गुड। उनकी जो यूस्टेशन ट्यूब है वो वाइडर होती है, स्मॉलर होती है, शॉर्टर होती है, तो उनमें जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करते हैं किधर? मिडिल ईयर में। सो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है 5 से 7 या 10 साल के बच्चे के अंदर। ठीक है। दूसरा बेटे, आपके पास ये एक्सटर्नल ईयर यानी पिना से भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। और तीसरा वो कहता है ब्लड बॉर्न भी होते हैं, इसकी डिटेल आप लोग जरा बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये ज्यादातर आ रहा है यूस्टेशन ट्यूब से, और वो भी मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि इनकी यूस्टेशन ट्यूब क्या है बेटे? वाइडर है, उसके बाद स्मॉलर है, और हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमारे नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि अब अगर ये हो जाएगा ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो होगा क्या? तो इस इन्फेक्शन से होना क्या है, पहले आप लोग ये याद करो कि जो यूस्टेशन ट्यूब है ना, उसके क्या फंक्शंस थे, क्या फंक्शंस थे? सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका, कि वो आपको क्या करती है? वेंटिलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वो जो एयर प्रेशर होता है उसको क्या करती है? इक्विलिब्रिएट करती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था उसके बेटे, ड्रेनेज करना। इसको ना कॉन्सेप्ट से समझोगे तो याद रहेगा, इसको रट्टा नहीं लगाना। तो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे वैसे देखो। सबसे पहले मैंने बता दिया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का क्या मतलब है। टर्म आपको क्या कह रही है कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट इसके लिए कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, मोरेक्सेला, या फिर हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रूट क्या है? तो मोस्ट कॉमन रूट इसका क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। अब इस इन्फेक्शन के अंदर होना क्या है, तो ये समझने के लिए हमने ये समझना है कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है? आपके प्रेशर को बैलेंस करती है, और उसके बाद आपको ड्रेनेज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू अगर ये ट्रैवल हो रहा है ना, इसका मतलब है मसला यहीं पे कुछ क्रिएट होगा, सो यहाँ पे पैथोलॉजी क्रिएट होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल डिरेंजमेंट या डिसफंक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, हम इस डिजीज को डिवाइड कर देते हैं बेटे 4 स्टेजेस में। अब आपने ये 4 स्टेजेस बहुत अच्छे से समझनी है, फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहली स्टेज ये होती है कि उसमें ना ये पहला वाला जो फंक्शन है ये खत्म हो जाता है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास हो रहा था, सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा था बेटे, इसका जो प्रेशर इम्बैलेंस हो रहा था वो नहीं होगा ना। जब ये नहीं होगा तो होगा क्या? कहता है सर स्टेज 1 पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि अंडरलाइंग मसला क्या है, कि हमने कहा नेजोफेरिंग्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है। सो नेजोफेरिंग्स में जब कोई इन्फेक्शन होएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नेजोफेरिंग्स के अंदर इसकी ओपनिंग है ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी, एडीमा आ जाएगा। उस एडीमा की वजह से ये ट्यूब आपके पास बेटे क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। जब ये ट्यूब हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी तो एयर का जो एक्सचेंज हो रहा था इधर से, वो एयर एक्सचेंज आपके पास क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कल कि यहाँ पे जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, उन म्यूकोजल सेल्स का क्या काम होता है? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब नई एयर आ नहीं रही, तो जो पुरानी एयर थी वो सारी की सारी म्यूकोजल सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब म्यूकोजल सेल्स ऑक्सीजन या एयर एब्जॉर्ब कर लेंगे बेटे, तो यहाँ पे एयर प्रेशर नीचे चला जाएगा। जब एयर प्रेशर नीचे चला जाएगा तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होगी।
ये इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, क्योंकि स्टेज 2 में हम देखेंगे यही मेम्ब्रेन बल्ज आउट करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, हमारे पास मसला क्या हो रहा है, नेजोफेरिंक्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, जो कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली हो गया है, बड़ों में भी हो सकता है। जब ये इन्फेक्शन होगा बेटे नेजोफेरिंक्स में, तो ये वाली जो जगह है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, नेजोफेरेंजियल एंड, आपने याद रखना है ये नेजोफेरेंजियल एंड अक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसकी अक्लूजन क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही है, हाइपरीमिया हो रहा है, एडीमा हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, जब ये नेजोफेरेंजियल एंड ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका जो पहला फंक्शन था एयर एक्सचेंज करना, जाहिर है वो जो एयर एक्सचेंज का प्रोसेस है अब वो नहीं हो रहा, वो खत्म हो गया। तो जब बेटे एयर एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो होना क्या है, मैंने आपको समझाया कि जो मिडिल ईयर है इसके पास म्यूकोजल सेल्स होते हैं, और म्यूकोजल सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जाहिर है इन्होंने एब्जॉर्ब करना है सरफेस से, तो जितनी भी एयर होगी ये उसको ले लेंगे। एयर लेने के बाद जो मिडिल ईयर की कैविटी है ना, उस कैविटी में एयर का प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो आपने इसको ऐसे याद रखना, एयर का प्रेशर जब डाउन होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो मेम्ब्रेन बेटे अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन साइन होता है कि इनिशियली आपके पास जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है स्टेज 1 पे, वो कैसी होती है, रिट्रैक्टेड होती है। आपको समझ आ रही है? सो टेम्पनिक मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी बेटे, रिट्रैक्शन हो जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी यस है, हाँ मैम। जी, ठीक है, दूसरी बात बेटे समझनी है कि जब टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट होती है ना, तो यहाँ पे जो उसके पास कॉन ऑफ लाइट पड़ी थी ना हमने, कॉन ऑफ लाइट क्या थी, क्या था उसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, क्या पढ़ाई थी? कॉन ऑफ लाइट क्यों प्रोड्यूस हो रही थी? किधर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं? हमने कहा था कि वो, रिफ्लेक्शन ऑफ। हाँ, और 90 का एंगल बन रहा होता है, इसलिए लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। अब जब ये रिट्रैक्ट हो जाएगी तो एंगल डिरेंज हो जाएगा। जब एंगल डिरेंज हो जाएगा तो जो कॉन ऑफ लाइट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो मैं अभी आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ, और सॉरी मैं आपको पिक्चर्स दिखाना भूल गई हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जब ये कॉन ऑफ लाइट बेटे एब्सेंट हो जाएगी, तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन, आपके सिनेरियो में क्या लिखा हुआ होगा कि अपॉन एग्जामिनेशन टेम्पनिक मेम्ब्रेन डल नजर आ रही थी और नॉन शाइनी नजर आ रही थी। क्यों नॉन शाइनी नजर आ रही थी? क्योंकि कॉन ऑफ लाइट जो है वो खत्म हो गई है। अब चूंकि मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हुई है, तो ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन हमारे पास वाइब्रेट भी नहीं करेगी। अगर टेम्पनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं करेगी तो क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन नहीं होगी तो क्या आगे इम्पल्सेस जाएंगी मिडल ईयर में? नहीं जाएंगी ना, मिडल ईयर से इनर ईयर में नहीं जाएंगी, इनर ईयर में नहीं जाएंगी तो क्या होगा, हमें सुनाई देगा? हम्म, नो मैम। नहीं सुनाई देगा। सो नो पेशेंट को मैम। हियरिंग लॉस, तो ये बेटे जो इसकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होगी, तो पेशेंट आपके पास इस वजह से आ रहा है कि जब टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो रही है तो उसको एक तो पेन स्टार्ट हो गया है, लेकिन पेन इतना स्वेयर नहीं होता फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, दूसरी बात ये कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन पे कॉन ऑफ लाइट भी नहीं है, वो वाइब्रेट भी नहीं कर रही, तो जाहिर है आपके पास इम्पल्सेस की कंडक्शन भी नहीं हो रही, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस भी होगा। और ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, क्योंकि कंडक्शन पाथवे में मसला है, न्यूरोनल पाथवे में मसला नहीं है। न्यूरोनल पाथवे तो इनर ईयर से स्टार्ट होता है। सो कंडक्टिव हेयर लॉस जो है वो आपको फर्स्ट स्टेज में नजर आएगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेज में कोई मसला तो नहीं है किसी को? आगे चले। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाती है स्टेज 2। ठीक है, सो आपने स्टेज 1 के जो सीक्वेंसेस हैं उनको याद रखना है, क्योंकि हम उसी वाइज उसको ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि स्टेज 2 में क्या होगा, तो स्टेज 2 को बेटे हम लोग प्री सुपरेटिव स्टेज भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली स्टेज से पहले वाली ये स्टेज है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, प्री सुपरेटिव स्टेज कहते हैं। अब देखो वही बात है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी और आगे टेम्पनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा अंदर की तरफ बल्ज हुई हुई है, ये आपका मिडल ईयर है, और मसला ये आया हुआ है कि मिडल ईयर को जो यहाँ पे स्टेशन ट्यूब थी वो ब्लॉक हुई हुई है। तो जब बेटे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया, पहला फंक्शन इसका क्या था, वेंटिलेशन, यानी कि प्रेशर को बैलेंस करना, और जब प्रेशर बैलेंस नहीं हो रहा तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रिट्रैक्ट हो गई है। ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या होता है यूस्टेशन ट्यूब का, क्या करती है ये, किसी चीज को ड्रेन भी करती है, प्रोजेक्ट। मिडिल ईयर की सिक्रीशंस को ड्रेन करती है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, यहाँ से या यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो क्या इसकी सिक्रीशंस ड्रेन हो जाएंगी? नहीं ड्रेन होगी। जब बेटा इसकी सिक्रीशंस ड्रेन नहीं होंगी तो वो सिक्रीशन सारी की सारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ठीक है, सो हमारे पास जो दूसरी स्टेज है उसमें आपने याद रखना है कि जब सिक्रीशंस इधर आके एक्यूमुलेट होंगी बेटे, तो ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएंगी, तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड आएगी या बल्ज आउट कर जाएगी? बल्ज
आउटवर्ड हो जाएगी। बल्ब समझ आ रही है? तो सेकंड स्टेज में ये है कि चूंकि इसका जो ड्रेनेज फंक्शन है वो लॉस हो चुका हुआ होता है, और जब सिक्रीशंस नहीं होगी तो आपने याद रखना है बेटे कि जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है ना, अब वो बल्ज आउट है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेशेंट आ रहा है हमारे पास और वो 5 ईयर ओल्ड है। जाहिर है अब हमें समझ आ गया 5 ईयर ओल्ड से कि यूस्टेशन ट्यूब का कोई मसला होना है। इनिशियली उसको उसकी माँ ने बताया कि 2 दिन पहले इसको कुराइजा था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, और अब जो पेशेंट है वो इरिटेटिंग है, उसको पेन हो रहा है। ठीक है, अपॉन एग्जामिनेशन हमने देखा कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन वाज बल्जिंग आउटवर्ड। तो अब आप बताएं कि वो कौन सी स्टेज है? स्टेज 2 है, प्री सुपरेटिव स्टेज है। और अगर मैं कहूं कि अपॉन एग्जामिनेशन मैंने देखा टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड थी, कॉन ऑफ लाइट एब्सेंट थी, और पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी था, तो व्हाट इज दिस? स्टेज 1। इसमें कोई स्टेज कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ रही है सबको? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जी, अब मैं नाम लूं सबके? समझ आ रही है। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास दूसरी वाली में मसला ये होगा कि आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इसने आप बल्ज आउट करना है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि इस लेवल पे यहाँ पे जो सिक्रीशंस मौजूद हैं, अगर हम इन सिक्रीशंस को देखें तो ये सिक्रीशंस कौन सी हैं? तो ये इनर ईयर की अपनी ही सिक्रीशंस हैं, यानी कि इसमें हमारे पास म्यूकॉइड सिक्रीशंस हैं और दूसरा ना हमारे पास सीरस सिक्रीशंस हैं। ठीक है, सो वो कहता है म्यूकॉइड और सीरस सिक्रीशंस होती हैं। अब ये बात आ जाती है कि क्या ये म्यूकॉइड और जो सीरस सिक्रीशंस हैं, क्या ये सुपरेटिव हैं या नहीं? हम लोग इसको प्री सुपरेटिव कहते हैं ना, तो क्या ये इन्फेक्शियस हैं या नहीं है? तो कहता है इनिशियली ये हुआ कि पहले पहले हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास पीसीआर नहीं था ना, तो हम लोग कान में से कल्चर ले रहे थे। जब हमने कल्चर लिया तो हमने देखा कि वो ग्रो नहीं कर रहा। क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहा तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया था, हम कहते थे ये स्टेराइल है। लेकिन अब हमारे पास पीसीआर की टेक्निक मौजूद है, और अब अगर हम इसको देखें तो हमें नजर आता है या पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज मौजूद है। सो हम इसको टोटली स्टेराइल स्टेज नहीं कह सकते। में बी इस स्टेज के अंदर भी आपके पास क्या हो, बैक्टीरियाज मौजूद हो। बात समझ आ रही है? तो ये प्री सुपरेटिव है, यानी पस अभी नहीं आई, अभी सिर्फ सीरस और म्यूकॉइड फ्लूइड है, लेकिन बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है बेटे कि जब इसके ऊपर प्रेशर लगता है ना, प्रेशर लगता है, तो ये जो आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी जो वेसल्स होती है ना, वो जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं काफी ज्यादा। मैं भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा। लेकिन ये जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है, इसकी जो वेसल्स हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और ये वाली जो अपीयरेंस है, ये वो जैसे वो जो टायर, वो क्या उसको कहते हैं, कॉट व्हील अपीयरेंस। ठीक है, तो वो जो पता नहीं अपने उसको क्या कहते हैं उर्दू में, ज़हन में नहीं आ रहा। कॉट व्हील अपीयरेंस, उसके जो कॉट यानी जो टायर्स होते हैं वो उनका जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि हमें जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है उस पर कॉट व्हील अपीयरेंस मिलती है। सो कॉट व्हील अपीयरेंस का ये मतलब है बेटे कि इसकी जो वेसल्स है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और वेसल्स इसलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि अंदर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, और वो प्रेशर इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारी सिक्रीशन एक्यूमुलेटेड है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टेज 2 हो गई। सो स्टेज 1 और 2 की बातें आपने याद रखनी है, मैं भी आपसे पूछती हूँ। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है बेटे स्टेज 3। अब स्टेज 3 जो है इसको हम लोग कहते हैं सुपरेटिव स्टेज। और आपने ये बात याद रखनी है बेटे कि सुपरेटिव स्टेज में पेन जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेज 4 में कम हो जाती है, वो हीलिंग में चला जाता है। अब स्टेज 4 में सुपरेटिव स्टेज है, इसका मतलब है इसके अंदर पस पड़ी हुई होगी। पस से आपने याद रखना है कि प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा हुआ होता है। प्रेशर चूंकि बड़ा हुआ होता है क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ सिक्रीशंस थी, अब पस भी आ गई है, वो और ज्यादा प्रेशर लगाएगी। पेन भी जो है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेयर स्टार्ट हो जाएगा, और सेम एज उसका हियरिंग लॉस भी काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा, जो कि इनिशियली काफी कम था। अब कहते हैं कि आप ये बताओ कि यहाँ पे पेन हो क्यों रहा है। ठीक है, पेन की रीजन क्या है? तो पेन की रीजन या मतलब पेन को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपने ये अब एक चीज याद रखनी है। मैंने आपको पीछे एक डिजीज पढ़ाया जिसमें मैंने आपको कहा उस पेशेंट को स्वेयर पेन होता है, मतलब इतना शदीद पेन होता है, वो कहती है मैं सो नहीं सकती। वो कौन सा डिजीज था? एक इसमें बड़ा स्वेयर पेन होता है बेटे, और एक उसमें बड़ा स्वेयर पेन होता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो कौन सा डिजीज था? फ्रंकलोसिस। हाँ, जिसमें हम लोगों ने नहीं हाँ, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि उसको क्या हुआ हुआ होता है,
एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना फ्रंकुलोसिस या डिफ्यूज था, हमने कहा था बड़ा स्वेयर पेन होता है, उसको सोने नहीं होता, ठीक है। सो बेटे एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना में मैंने आपको कहा था हम किसको टच करते हैं, ट्रैगस को, और उसका पेन बड़ा शदीद हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैगस साइन, ट्रैगल साइन, ठीक है। सो ट्रैगल साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अगर ट्रैगस टच करने से मसला हो रहा है तो इधर करीब करीब कोई पैथोलॉजी है, सही है। लेकिन बेटे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में या जो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, इसके अंदर हमारा जो ट्रैगस साइन है वो नेगेटिव होता है, हम ट्रैगस पे टच करते हैं क्योंकि करीब करीब कोई पैथोलॉजी नहीं, इसको दर्द नहीं होता, पैथोलॉजी तो इधर अंदर जाके है ना, मीडिया में है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों पेन वाले पेशेंट हैं और इनको सेपरेट किया जा सकता है किसकी बेस के ऊपर, ट्रैगल साइन की बेस के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन आपको क्या नजर आएगी, टेम्पनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रेड होती है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो अंदर सिक्रीशन और पस की वजह से बहुत प्रेशर लग रहा है और वो बल्ज आउट हुई हुई होती है, इतनी बल्ज आउट हुई हुई होती है कि वो नियर टू परफोरेशन है, फटने वाली हुई हुई होती है, और जब वो फट जाती है तो पेशेंट बड़ा अच्छा फील करता है, इसका मैं आपके साथ केस एक डिस्कस करूंगी। बस मुझे ये है कि हम पहले डिजीजेस पढ़ लें फिर मैं आपको केसेस कराऊं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटे वो बहुत रेड कंजेस्टेड होती है एंड इट इज अबाउट टू बर्स्ट, यानी बिल्कुल फटने वाली होती है। जैसे ही ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन बेटे फट जाएगी ना, परफोरेशन आ जाएगी, तो हम कहते हैं स्टेज 4 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो यहाँ तक मैं आपको दोबारा बता के स्टेज 4 बताती हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, अब वो इन्फेक्शन हो गया है स्टेप्टो की वजह से या यूस्टेशन ट्यूब के नेजोफेरिंक्स की तरफ से हुआ या एक्सटर्नल ईयर से हुआ या जैसे भी हुआ। इनिशियली हमारे पास ये मसला हुआ कि हमारा जो एयर प्रेशर था वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डल नजर आ रही है क्योंकि कॉर्न ऑफ लाइट एब्सेंट है, पेन और हियरिंग लॉस तो है लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरी स्टेज में ये मसला है कि सिक्रीशंस ड्रेन नहीं हो रही, म्यूकॉइड और सीरस सिक्रीशंस जो है वो अंदर एक्यूमुलेट हुई, उनने प्रेशर लगाया जिससे आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउटवर्ड हो गई, ठीक है। मसला तब स्टार्ट हुआ जब इस एक्यूमुलेशन के अंदर पस पड़ गई, इन्फेक्शन जरा सीवियर हो गया और आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, पेन भी बहुत ज्यादा है, हेयरिंग लॉस भी बहुत ज्यादा है। अब टेम्पनिंग मेम्ब्रेन इतनी बल्ज हुई हुई है कि ये टेम्पनिंग मेम्ब्रेन फट सकती है, यहाँ पे पेशेंट को बहुत पेन होता है। जैसे बेटे टेम्पनिक मेम्ब्रेन आपकी परफोरेट करती है ना, यहाँ से बेटे ये परफोरेट करेगी ना, सुराख क्रिएट होगा तो फ्लूइड सारा बाहर आ जाएगा और पेशेंट को सुकून आ जाएगा क्योंकि ये फ्लूइड प्रेशर लगा रहा था और पेन कॉज कर रहा था, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि एक पेशेंट था और उसको बड़ा शदीद पेन था, अब हमारे पास वो आया तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन परफोरेट की गई या परफोरेट हुई तो उसने बेटर फील किया, क्यों, क्योंकि इसलिए बेटर फील किया क्योंकि ड्रेनेज हो गया सारी सिक्रीशंस का जो कि प्रेशर से उसको पेन कॉज कर रही थी, तो इसलिए अब वो थोड़ा बेटर फील करेगा। तो हम कहते हैं हमारे पास जो स्टेज 4 है दिस इज बेसिकली हीलिंग स्टेज, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं कि जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन है ये हमारे पास स्टेज 4 है, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन स्टेज या फिर हम क्या भी कह सकते हैं, परफोरेशन स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो परफोरेशन होने से वो थोड़ा बेटर फील करेगी क्योंकि आपके पास जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक साइन होता है, मैंने आज आपको तस्वीरें नहीं दिखाई, मैं अभी स्टेज 4 के बाद पहले दिखाती हूँ बेटे। आपने ये साइन याद रखना है कि ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन है ना और यहाँ पे परफोरेशन क्रिएट हुई है, इस परफोरेशन से ना फ्लूइड कतरा कतरा ड्रॉप 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 बाहर आ रहा होता है। जब ये फ्लूइड ड्रॉप बाहर आ रहा होता है तो आप ये देखोगे कि वहां पे ना शाइनिंग सी लाइट अपीयरेंस भी होती है, थोड़ी लाइट भी नजर आती है। ये जो लाइट नजर आती है रिफ्लेक्टिंग लाइट, हम इसको कहते हैं लाइट हाउस साइन। क्या कहते हैं, लाइट हाउस साइन। और ये लाइट हाउस साइन क्लियर कट इंडिकेशन है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की और वो भी स्टेज 4 की, और हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है या ये परफोरेशन स्टेज है। तो मुझे याद है हमारी ऑस्की के अंदर जो है वो ये स्लाइड रखी हुई थी और कहा था कि अब आप लोग इसको डायग्नोज करें, इसकी स्टेज बताएं और इसकी सिग्निफिकेंस बताएं। तो डायग्नोसिस ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, स्टेज 4 थी और सिग्निफिकेंस ये थी कि पेशेंट हीलिंग की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको मेजर सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। 90% पेशेंट इस स्टेज के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है बेटे। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आप लोगों ने अब समझनी है कि हमारे पास ना ये फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जब ये कान के अंदर क्लियर फ्लूइड आ रहा था, मैंने इस फ्लूइड को बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया, 2 मिनट बाद मैं देखती हूँ मजीद फ्लूइड आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा होगा? मैं यहाँ पे थोड़ा मिडिल ईयर ड्रॉ भी करती हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। ये यूस्टेशन ट्यूब है, ये पीछे जो है वो एडिटस एंड दिस इज योर लाइक मेस्टॉइड। ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? और ये द टेम्पनिक मेम्ब्रेन है और ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। चलो जैसा भी ड्रॉ हो गया, अगर यहाँ से फ्लूइड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैं इसको फिर साफ करी हूँ, फिर आ रहा है, ये फ्लूइड आ कहाँ से रहा है? इसका वॉल्यूम कितना मैम बताया था?
यहाँ से फ्लूइड आ सकता है, इसका वॉल्यूम क्या था 0 ml, इसका कितना अपना वॉल्यूम था 1 ml, इसका कितना वॉल्यूम था 5 ml। फ्लूइड कहाँ से आएगा मेस्टॉइड से। और अगर बेटे एक दफा फ्लूइड साफ करने पे आपका अगेन एंड अगेन फ्लूइड आ रहा है ना, इस साइन को हम कहते हैं रिजर्वायर साइन। क्या कहते हैं रिजर्वायर साइन, यानी आपका जो रिजर्व हुआ हुआ था फ्लूइड वो निकल के आ रहा है, और अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है मेस्टॉइड इन्वॉल्व है, और आप कहते हो कि अब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, पेशेंट को एक्यूट मेस्टाइटिस भी हो गया है। और यही क्वेश्चन था कि एक पेशेंट जो है, मैं भी बल्कि आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ कि एक पेशेंट था और वो हमारे पास ईयर डिस्चार्ज के साथ आ रहा था। उसने बताया कि उसको बहुत स्वेयर पेन था, लेकिन जब से डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ है तो वो बहुत बेटर फील कर रहा है। आपने देखा तो हाउस साइन पॉजिटिव था, यानी एक लाइट अपीयरेंस थी। आपने उसको साफ किया तो आपको नजर आया कि वो फिर से आ रहा है रिजर्वाइड साइन है। तो अब आपकी जो डायग्नोसिस है वो क्या है? तो बेटे डायग्नोसिस में लिखा हुआ था एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास दो ऑप्शन और थी, एंड देन आपके पास एक्यूट मेस्टाइटिस। तो आपने एक्यूट मेस्टाइटिस की तरफ जाना है, क्योंकि सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो हील हो रहा है ना, वो तो हीलिंग में आ गया। अब मसला साथ में ये हो गया कि उसको मेस्टाइटिस भी स्टार्ट हो गया है। ये बात समझ आ रही है? तस्वीरें दिखाती हूँ तुम लोगों को, थोड़ा फिर बहुत बेटर फील करोगे। अच्छा, उसके बाद अब ये चीजें तुम लोगों ने स्टेज 4 में जो है वो साथ 2 मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, याद रखनी है। एक इस साइन के बारे में याद रखना है, और दूसरा रिजर्वायर साइन। एक हमारे पास ये लाइट हाउस साइन, और दूसरा रिजर्वायर साइन। हाउस लाइट का मतलब है कि वो हीलिंग में जा रहा है, और अगर रिजर्वायर साइन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है साथ में आपका मेस्टॉइड भी इन्वॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटे अब अगर हम वापस स्टेज 4 की बात करें तो मैं यही बता रही हूँ कि स्टेज 4 के अंदर आपके पास परफोरेशन क्रिएट हुई होती है, परफोरेशन से डिस्चार्ज हो रहा होता है, और डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट जो है वो बेटर फील करता है, क्योंकि उसका जो पेन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास होना क्या, आगे क्या होना है? अब हमारे पास पेन तो कम हो गया, तो उसके हियरिंग स्टेटस के साथ क्या होगा? तो बेटे हियरिंग स्टेटस उसका डिरेंज रहता है जब तक कि ये परफोरेशन हील नहीं होती, ठीक है। ये टेम्पनिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो परफोरेशन क्रिएट हो गई है ना, जब तक ये हील नहीं होती तो हियरिंग उसकी डिरेंज रहती है। परफोरेशन ऑटोमेटिकली 3 to 6 वीक्स का टाइम भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। 3 to 6 वीक्स के बाद ये नेचुरली खुद हील करती है। जब ये हील करती है तो उसका हियरिंग स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है बेटे कि आपको शुरू में मैंने बताया था कि जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है उसकी कितनी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स थी उसकी? 3 लेयर्स थी मैम। लेयर्स थी, जिसमें आपके पास कौन कौन सी लेयर्स थी? म्यूकोजल, एपिथीलियम, फाइब्रस, ठीक है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जब परफोरेशन हो जाती है और पेशेंट जो है वो हीलिंग में आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ दोबारा म्यूकोजल और एपिथीलियम जो है वो ग्रो करता है। यानी देखो, ये म्यूकोजल है, ये एपिथीलियम है, और ये फाइब्रस है। म्यूकोजल, एपिथीलियम, फाइब्रस, ये दरमियान में परफोरेशन क्रिएट हुई है ना, तो परफोरेशन के बाद यहाँ पे सिर्फ म्यूकोजल और एपिथीलियम वापस आ जाएगी, फाइब्रस लेयर वापस नहीं आती। वो सेंटर में होती है, ऑल्दो मैंने इसको डिरेंज ड्रॉ किया है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि हीलिंग के बाद ना फाइब्रस लेयर वापस नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि जो हील्ड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इट इज बेसिकली डायमेरिक इन नेचर, क्योंकि इसके पास अब सिर्फ 2 लेयर्स रह जाती है। और ये क्वेश्चन था कि पेशेंट की टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई एंड देन हील हो गई, और हीलिंग पे अब आप बताएं कि कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एब्सेंट? तो वो कौन सी एब्सेंट होगी? फाइब्रस लेयर। क्लियर? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपने याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल टेम्पनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसमें 3 लेयर्स हैं। अगर हम हील्ड या परफोरेटेड टेम्पनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे जो हीलिंग में आ गई है, तो आपने याद रखना है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, हम उसको कहते हैं डायमेरिक टेम्पनिक लेयर या टेम्पनिक मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? अब मैं आपको ट्रीटमेंट कराती हूँ, लेकिन फिर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। बेटे यहाँ तक किसी का कोई इशू है? मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट साथ साथ बताए हैं, सो आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होती है। क्लियर? दूसरे पे टेम्पनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट करती है। तीसरे पे पेन बहुत स्वेयर हो जाता है, टेम्पनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रेड कंजेस्टेड होती है। अब पेन चूंकि बहुत ज्यादा है, तो हम एक और भी पैथोलॉजी पढ़ चुके हैं जिसमें पेन बहुत ज्यादा है, तो दोनों को सेपरेट करने का तरीका आपके पास ट्रेगस साइन है। आप ट्रेगस को टच करते हो, पेन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है वो एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। और अगर नहीं बढ़ता तो दैट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है तो वो हीलिंग स्टेज में, वैसे तो हम कहते हैं टेम्पनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है तो बड़ी खतरे वाली बात है, लेकिन इस डिजीज में अगर टेम्पनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है तो दैट इज गुड,
ठीक है, क्यों? क्योंकि पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, पेशेंट हीलिंग में चला जाएगा। पेशेंट नॉर्मली तो हीलिंग में चला जाएगा, इस पार्ट को आप इस पार्ट के साथ कर लें। लेकिन अगर वो जो फ्लूइड है वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसका मतलब है वो कहाँ से रहा है? मेस्टॉइड से। इसका मतलब है आपका मेस्टॉइड भी इन्वॉल्व है। सो ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन है, के साथ में आपको क्या हो सकता है? एक्यूट मेस्टिडाइटिस हो सकता है, ठीक है। और डायमेरिक टेम्पनिक मेम्ब्रेन भी याद रखना है कि जब ये रीग्रो करती है, ये हील करती है, तो फाइब्रस लेयर दोबारा से ग्रो नहीं होती। यहाँ तक कोई मसला हुआ है किसी को? एनी इशू, एनी रिव्यू, जो भी आपको रिवाइज करना है दोबारा मुझे बता दें। नहीं इशू हुआ? मैं पूछ लूं, मुझे बताओ पॉट व्हील अपीयरेंस का क्या मतलब है? क्या डायग्नोसिस है अगर मैं ये कहूँ तो? डायग्नोसिस क्या है और स्टेज क्या है? मैम स्टेज सेकंड है। और डायग्नोसिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और स्टेज सेकंड है ना, तो अभी सुपरेशन तो नहीं स्टार्ट हुई। स्टेज थर्ड में हम जाएंगे तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। सो ये आपकी यहाँ तक की बात थी सारी की सारी। अच्छा, मैंने कहा कि मेस्टॉइड से अगर बार बार फ्लूइड आता रहेगा तो मैम जो फाइब्रस लेयर जो नहीं होगी मैम, तो वो कॉन्टिन्यूसली उसके बाद होगी नहीं, या वो हीलिंग के बाद वापस आ जाएगी? वो होगी ही नहीं। हील्ड होने के बाद भी आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन सिर्फ डायमेरिक रहेगी। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप उसकी टेम्पनिक, अच्छा ये जो हील्ड होके ना डायमेरिक होती है, बड़ी क्लियरली नजर आती है, थिन सी नजर आती है, क्योंकि फाइब्रस लेयर थिक लेयर होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अब इन पेशेंट्स में बार बार परफोरेशन का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप इनको सख्ती से इंडिकेट कर देते हो कि लाइक कोई ट्रोमा ईयर की साइड, इवन इनको थप्पड़ भी कोई मारेगा। ये भी एक मैं आप लोगों को केस कराऊंगी कि एक वुमन आई और फिर उसने कहा कि उसके हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा है, तो फिर उसकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन प्रेशर फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ी थिन हो जाती है। मैं अभी तस्वीर में दिखाऊंगी, बड़ी क्लियर नजर आती है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर पेशेंट किसी भी ईयर पैथोलॉजी के साथ आ रहा है और आपने देखा तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन दरमियान से आपको वो थिन नजर आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि ऑलरेडी परफोरेशन यहाँ पे हुई हुई थी और ये हील्ड टेम्पनिक मेम्ब्रेन है। सो आप जब अपने नोट्स बनाओगे पेशेंट के अपॉन एग्जामिनेशन, तो आप मेंशन करोगे कि हील्ड टेम्पनिक मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट, जिसका यही मतलब है वो डायमेरिक है और काफी थिन है। तो ये फिर वापस ही नहीं आती, रीग्रो करती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे पहले चलो हम लोग तस्वीरें देख लेते हैं, फिर ना मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट जरा बताती हूँ। ट्रीटमेंट तो खैर बहुत आसान सा है, पता नहीं अब इसको मुझे तुम लोग याद कराया करो। मैं तुम लोगों को ये वाली पिक्चर्स जो है ये PDF बना के दे दूंगी। उसके बाद ये होता है कि आप लोगों को ना आसानी हो जाती है इसको रिवाइज करने में। सिर्फ पिक्चर्स देख के भी तो बहुत सारी चीज रिवाइज हो सकती है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, और इसमें ना सबसे पहली स्टेज है। सबसे पहली स्टेज का ये मतलब है कि ट्यूबल ओक्लूजन हुई होगी और आपकी जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है ना वो रिट्रैक्टेड फील होगी, यानी हम कहते हैं कि वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। दूसरी बात पे बेटे ये क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को कि इसकी जो वेसल्स है ना, वो वेसल्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी? प्रोमिनेंट हो जाएंगी। यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि वेसल पैटर्न बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉट व्हील अपीयरेंस। और ये कॉट व्हील अपीयरेंस का क्या मतलब है? प्री सुपरेटिव स्टेज, यानी कि स्टेज 2 है ये हमारे पास, ठीक है। थर्ड पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो कि स्टेज 3 पे हमारे पास सुपरेशन आ गई है। सुपरेशन से मैंने आपको बताया कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन ऐसे लग रहा है ना फटने वाली है, बाहर की तरफ आई हुई है, काफी रेड है, कंजेस्टेड है, और ऐसे लग रहा है परफोरेट होने वाली है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जब आप लोगों को बता रही थी कि हमारे पास एक वो साइन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस लाइट साइन। ये होता है कि ड्रिबलिंग हो रही है कंटिन्यूसली, और ड्रिबलिंग के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही होती है? एक लाइट सी नजर आ रही होती है, जो कि फर्स्ट स्टेज पे हमने कहा था बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, टेम्पनिक मेम्ब्रेन डल हो जाती है। लेकिन अगर हम स्टेज 4 पे देखेंगे तो ये आपको हाउस लाइट अपीयरेंस जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से होता है, यहाँ से वो कंटिन्यूसली ड्रिबल भी कर रही है और आपको ना साथ साथ लाइट भी, ठीक है। सो ये परफोरेशन भी है, ड्रिबलिंग भी हो रही है, और साथ साथ आपको वहाँ पे एक लाइट पैटर्न भी नजर आ रहा है। यही सेम पिक्चर मेरी ऑस्की मैंने रखी हुई थी, तो ये हमारे पास जो है वो लाइट हाउस साइन है। और ये लाइट हाउस साइन किधर देखा जाता है? स्टेज 4 पे देखा जाता है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हीलिंग स्टेज है, ठीक है। परफोरेशन क्रिएट हो गई है, 90% पेशेंट में ये खुद ठीक हो जाएगी। आप सिर्फ वेट एंड वॉच करते हो फॉर 3 to 6 वीक्स। अगर नहीं फिर भी रिजॉल्व होता, फिर आप दूसरी कॉम्प्लिकेशंस को खाते में लाते हो और फिर देखते हो कि ये क्यों हील नहीं हुआ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी बेटे, ये भी पूछते हैं कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है ना वो क्या है? तो ये जो हाउस लाइट अपीयरेंस है, यहाँ पे हमारे पास वो अम्बू होता है, तो अगर उससे हम लोग इसको वो कर लें, अगर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास ना एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है? एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। और दूसरी आपने ये बात भी याद
करती हैं, ये भी एमसीक्यू है कि आपका जो परफोरेशन है ना, यानी जो सुराख क्रिएट होता है, वो परफोरेशन क्रिएट किस जगह पे होती है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो परफोरेशन भी एंटीरो इंफीरियरली ही क्रिएट होती है, क्योंकि सारा फ्लूइड नीचे आ जाएगा और वहां पे परफोरेशन होगी तो ही वो अच्छी ड्रेन हो सकेगी ना। अब इसीलिए जिन लोगों के अंदर ये नहीं ड्रेन हो रही होती, हमें मेडिकली इन्वेंट करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आप मायरेंगोटमी करोगे, मायरेंगोटमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम टेम्पनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन लगाएंगे ताकि फ्लूइड ड्रेन हो जाए। ये हम लोग ज्यादा करेंगे एक्यूट ओटाइटिस, सीरियस ओटाइटिस मीडिया में, जिसमें फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेटेड रहता है। तो वहां पे भी हमने याद रखना है कि हम लोगों की जो वैसे इंसिजन लगानी चाहिए वो एंटीरो इंफीरियरली लगानी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट से ये फेवरेबल है, यहाँ से फ्लूइड फौरन बाहर आ जाएगा। लेकिन हम इंटीरो इंफीरियरली बेटे इसलिए नहीं लगाते कि इंटीरो इंफीरियरली हील सबसे लेटर आखिर में जाके होता है, ठीक है, नेचुरली तो यहीं पे होती है। लेकिन अगर हमें करनी पड़े तो हम पोस्टीरो इंफीरियरली लगाते हैं ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी फेवरेबल रहे और उसकी हीलिंग भी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। अब ये मैं आपको दिखा रही थी कि जब ये हील हो जाती है ना, तो ये बहुत ज्यादा, ये देखो ऐसे लग रहा है ना कि बीच में परफोरेशन है, ये परफोरेशन नहीं है, ये हील्ड है, ये हील्ड मेम्ब्रेन है। लेकिन चूंकि कितनी लाइट सी है तो ये एरिया अब आपको सामने नजर आ रहा है कि ये हील्ड हुआ है। सो हील टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑलवेज डायमेरिक इन नेचर। तो ये हमारे पास वही स्टेज 2 एंड स्टेज 3 है, इसमें इतना कुछ भी बात नहीं है। देन आपके पास ये स्टेज 4 है जिसमें हमारे पास परफोरेशन एंड लाइट आपको नजर आ रही है यहाँ पे, और ये हीलिंग स्टेज में आया हुआ है, ठीक है। अगली बात मैं आपको ये बता रही थी कि इसके अंदर आपके पास यूजुअली मेस्टॉइड इन्वॉल्व हो जाता है, सो मेस्टाडाइटिस हो जाता है। मेस्टाडाइटिस और इसके कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको पढ़ाती हूँ, उससे पहले आप लोग ये साइंस देख लें। ये भी आपकी ऑस्की मटीरियल है, रखे जाते हैं, या आपको जैसे अपने बाहर के टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उनके भी स्टेशन पे वो रखते हैं। बेटे मेस्टॉइड के ना 3 साइन हो सकते हैं। एक, मेस्टॉइड के पीछे आपको ये क्या नजर आ रही है, स्मूथ सी कंजेस्शन सा हाइपरीमिया सा नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो ये आयरन आउट मेस्टॉइड है। दूसरा आप देखोगे बेटे तो ये यहाँ पे ना एक हीमाटोमा सा बना हुआ है, ठीक है। इस हीमाटोमा को हम बैटल साइन भी कहते हैं। बैटल साइन का मतलब ये है कि इसमें आपका जो मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ हुआ होता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बैटल साइन कहते हैं। अब मैं आपको कल टेस्ट में एक एमसीक्यू दूंगी, या मैं भी डिस्कस करती हूँ कि एक पेशेंट आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है कि उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और मैंने उसके कान के पीछे देखा, तो या मुझे एग्जामिनेशन पे पता चला कि मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है, तो आप बताएं कौन सा साइन उसमें प्रेजेंट होगा। तो उसमें फिर हम लोग लिख देंगे, तीनों मैं आपको बता दूंगी कि आयरन आउट मेस्टॉइड होगा, नहीं, आयरन आउट मेस्टॉइड इन्फेक्शन के केस में होता है। क्या उसका जो है वो बैटल साइन होगा, यस, या फिर उसके अंदर जो है वो ये ग्रिसिंगर साइन हम इसको कहते हैं। बेटे ये ग्रिसिंगर साइन जो है वो होता है ज्यादातर जब आपकी थ्रोम्बोसिस हो जाए, ठीक है। जो सेगमॉइड साइनसेस है, आपको साइनसेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो, सुपीरियर साइनसेस होती हैं, सेजिटल इंफीरियर सेजिटल, वो आपस में यूनाइट होती हैं, सेगमॉइड साइनस बनती है जो जाके ऑसिपिटल साइनस में ड्रेन होती है। तो उसके अंदर अगर थ्रोम्बोसिस आ जाए, कोई हेड ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, तो उस केस में आपके पास ये ग्रिसिंगर साइंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मेस्टॉइड के 3 तरह के सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो आपने एक्यूट मेस्टाडाइटिस के साथ कर लें तो बेहतर है। दिस इज एक्यूट मेस्टाडाइटिस, ये आपके पास मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है, और ये आपके पास वीनस थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है एक और टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिसन मेस्टाडाइटिस। कॉलिसन मेस्टाडाइटिस बेटे ये होती है, अब मैं आपको ऐसे ट्रीटमेंट बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, लेकिन कॉलिसन मेस्टाडाइटिस यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। तो ये होता है कि ये आपकी जो स्टेशन ट्यूब है ना, और ये आपका पीछे जो है वो एडिटस है, और एडिटस के साथ हमने कहा हमारे पास मेस्टाइड है, और इधर हमारे पास टेम्पनिंग मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल ईयर। अब ये होगा कि ऐसा हुआ कि आपका मिडिल ईयर का इन्फेक्शन था, और वो इन्फेक्शन ने ट्रेवल किया हुआ था मेस्टॉइड के अंदर भी, ठीक है। लेकिन आपकी जो पेशेंट की तरफ अप्रोच थी वो शायद ठीक नहीं थी, आपने उस लेवल की एंटीबायोटिक्स दी थी या उस तरह से ट्रीट नहीं किया। आपने जो ट्रीटमेंट दिया या एंटीबायोटिक्स दी, उससे मिडिल ईयर का इन्फेक्शन तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे ना ब्लॉकेज था, ठीक है, जिससे इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं जा सका, या आपका बल्कि एडिटस, बहुत ज्यादा टाइम में ये होता है कि आपका जो ये एडिटस होता है जो बेसिकली मिडिल ईयर और मेस्टॉइड को कनेक्ट करता है, ये ब्लॉक हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से बेटे इम्यूनिटी का प्रोसेस यहाँ तो सारा हो जाता है, यहाँ तो आपके पास हीलिंग हो जाती है, इधर हीलिंग नहीं होती। इधर हीलिंग ना होने का ये नुकसान होता है कि जितना भी यहाँ पे जो सारी की सारी पस क्रिएट होती है ना, उस पस की वजह से जितने भी छोटे 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 एयर सेल्स हैं सारे रप्चर हो जाते हैं, और इस सारी पस की वजह से एक बड़ा सा लार्जर सा कॉलिसेंस सा सेल बन जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉलिसेंस मेस्टाडाइटिस, ठीक है। सो इस कॉलिसेंस मेस्टाडाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी ये होती है कि पेशेंट ये कहता है कि जी डॉक्टर साहब
मुझे ना 3-4 महीने कान में एक इन्फेक्शन था, मुझे ना सुनाई भी कम देता था, लेकिन ना मेरा कान का मसला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कान के पीछे ना मुझे लगातार दर्द हो रहा है। क्रॉनिक पेन ओवर मेस्टाइड एरिया अगर वो आपको बताएगा तो दैट इज कॉलिसेंस मेस्टाइटिस। और कॉलिसेंस मेस्टाइटिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में हमें ये नजर आता है कि उसके जो एयर बबल्स हैं, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ भी रहा होगा, एक साइड पे आपको प्रॉपर ये एयर बबल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एयर बबल्स सारे यूनाइट हो चुके हैं और एक बड़ा सा एयर सेल बना हुआ होता है जिसको हम कॉलिसेंस मेस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, सो ये चीज मैंने आज आपके साथ थोड़ी सी टच करनी है और बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। एक चीज ये भी होती है बेटे कि आपकी जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है ना वो ब्लू हो जाती है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन अगर ब्लू हुई भी है तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ये भी मैं आपके साथ जरा डिस्कस करती हूँ, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत ज़हन में होनी चाहिए जो आज हमने पढ़नी है। तो पहली चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और उसकी स्टेजेस। अब हम आ जाते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हम लोग उसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग कंफ्यूज या परेशान हो रहे हो या नहीं हो रहे। सो एक्यूट मेस्टाइटिस मीडिया मिडल ईयर का एक इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, मोरेक्सेला या हमने कहा एच इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन इसका जो रूट है वो यूस्टेशियन ट्यूब है, उसके थ्रू ये ट्रेवल करता है। और इसमें होगा क्या, इसमें जो होगा उसकी 4 स्टेजेस हैं। या तो इनिशियली वो पेन शेन के साथ आ रहा है, सिर्फ आपके पास वेंटिलेशन का मसला है, सो टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है। दूसरी बात है सिक्रीशन ब्लॉक हो गई है तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट है। तीसरा स्वेयर मसला हो गया है, वहां पे सिक्रीशंस भी थी, वहां पे पस भी पड़ गई है, इन्फेक्शन भी बहुत है, सो टेम्पनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रेड कंजेस्टेड बल्जिंग है, सो बहुत ज्यादा पेन है। और चौथी बात है कि वो फट गई है, जब वो फट गई है तो फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, और वो लीक आउट हो रहा है तो पेशेंट खुद ही बेटर फील कर रहा है। दिस इज ऑल सम अप जो हमने अभी तक पढ़ा। अब बात आ जाती है कि एक्यूट का पेशेंट है, सॉरी हाँ, एक्यूट हमारे पास जो पेशेंट है ओटाइटिस मीडिया का, हम लोग इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बेटे। तो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिपेंड करता है हमारा बहुत सारी चीजों के ऊपर के ओवरऑल, हाँ कि ओवरऑल हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो भी किस स्टेज पे है, उसको हम उस स्टेज के मुताबिक ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच है ना, यानी वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच है। अब 1 और 2 के बीच में आपको कैसे पता चलेगा, 1 में टेम्पनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होती है और 2 में टेम्पनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग होती है, लेकिन पेन की शिद्दत जरा कम होती है। ठीक है, सो इसमें हमें पता है मसला क्या है। मसला यही है कि आपका जो नेजोफेरिंक्स है इधर इन्फेक्शन हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। तो अगर हम बेटे ऐसे कर दें कि इस इन्फेक्शन को रिजॉल्व कर दे, ट्यूब खुल जाए, फ्लूइड ड्रेन हो जाए, एयर प्रेशर भी ठीक हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है, क्योंकि मसला नेजोफेरिंक्स में इन्फेक्शन का है तो हम फौरन से एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ज़ाहिर है वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, मोरेक्सेला है या इन्फ्लुएंजा है, लेकिन हमारे पास मेन चॉइस यही होती है कि हम एमोक्सिसिलिन या एम्फिसिलिन देते हैं, तो वो इनको कवर कर लेती हैं और बेटर पेशेंट की कंप्लेंट्स हो जाती हैं। दूसरा मसला पेशेंट को ये है कि पेन है लेकिन वो पेन इतना स्वेयर नहीं है, फिर भी हम उसको ऑफर कर देते हैं, साथ में हम लोग उसको एनाल्जेसिक्स दे देते हैं, एनसेड्स वगैरह दे सकते हैं अगर उसको साथ कोई स्टमक का इशू या अल्सर्स वगैरह नहीं है। तीसरी बात बेटे, यहाँ पे आपके पास यूस्टेशियन ट्यूब का थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट हुआ, वैसे सिक्रीशन ड्रेन नहीं हो रही ना, तो यूस्टेशियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है उसको कम करने के लिए हम लोग नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं। ये नेजल डीकंजेस्टेंट यहाँ पे आके एक्ट करेंगे इस लेवल पे और ट्यूब को ओपन करने में हेल्प करेंगे। नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल होते हैं, जिसमें आप याद रखते हैं आपके पास जाइलोमेटाजोलिन आ जाता है या ऑक्सीमेटाजोलिन आ जाता है। सो ये उस पेशेंट को हेल्प करेंगी इनिशियल 2 स्टेजेस में। अब अगर ये इससे वो आगे चला गया या वो इधर हमारे पास नहीं था आया, अब वो 3rd स्टेज पे आया है, तो 3rd स्टेज पे आपको पता है 3rd स्टेज इज सुपरेटिव स्टेज, यानी कि वहां पे पस क्रिएट हुई भी है, मसला है, पस भी है, पेशेंट का जो पेन है वो भी बहुत स्वेयरिंग है और हियरिंग लॉस भी बहुत स्वेयर है। अब हम क्या करें, अब हम यही कर सकते हैं कि हम सबसे पहले बेटे पस को ड्रेन करें। मैंने आपको बताया था कि जो पस होती है वो नेक्रोसिस स्टार्ट करती है, इसलिए हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है। ड्रेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मायरंगोटमी का प्रोसीजर करेंगे। हम लोग वेट नहीं कर सकते कि ये स्टेज 4 में जाए और परफोरेट और पेशेंट बेटर फील करे, क्योंकि इतना शदीद दर्द होता है। कभी इसके पेशेंट के बच्चे आप लोग देखें अपनी ओपीडीज में, वो चीख रहे होते हैं, उनके आंसू देखे नहीं जाते, बड़ा स्वेयर दर्द होता है। तो हम लोग वेट नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं मायरंगोटमी करते हैं। और मायरंगोटमी में बेटे हमने क्या करना है, जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है उसमें इंसिजन देनी है, कट लगाना है, जिससे वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। सो अगर इंसिजन दी जाए टेम्पनिक मेम्ब्रेन में फॉर द ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, तो इस प्रोसीजर को हम मायरंगोटमी कहते हैं। अब मुझे बताओ इंसिजन कहाँ देनी है, मैं अभी समझा के आई हूँ तुम लोगों को। स्ट्रो इंफीरियर क्वाड्रेंट में। हाँ बेटे देखो, मैंने आपको कहा कि हम लोग जो है वो फेवरेबल यही होता है कि एंटीरो इंफीरियर में देना, लेकिन हम हमारे 2 मसले, हम ये चाहते हैं कि फ्लूइड भी ड्रेन हो और हम ये चाहते हैं कि हीलिंग भी जरा जल्दी हो जाए।
तो एंटीरो इन्फीरियर से ये होगा कि फ्लूइड तो बहुत अच्छा ड्रेन होगा क्योंकि ये नीचे है ना, लेकिन इसकी हीलिंग स्लो होती है। हीलिंग सबसे ज्यादा अच्छी होती है पोस्टीरो सुपीरियर की, ये भी आपने एमसीक्यू याद रखना है कि पोस्टीरो सुपीरियर की हीलिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन पोस्टीरो सुपीरियर में मुझे बताओ परफोरेशन देने का फायदा क्या, फ्लूइड तो सारा नीचे जमा हुआ होगा ना इन दो क्वाड्रेंट्स में, सो हम पोस्टीरो इंफीरियर इंसिजन देते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लूइड भी लीक आउट कर जाता है और उसके बाद आपका हीलिंग भी बेहतर हो जाती है। एमसीक्यू के लिए आपने ये भी याद रखना है, टेम्पनिंग मेम्ब्रेन की हीलिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम हीलिंग होती है पोस्टीरो सुपीरियर में, जल्दी होती है, और मिनिमम हीलिंग होती है इंटीरो सुपीरियर में मिनिमम, और इंटीरो इंफीरियर में भी सेम वाइज हम नहीं देते। अब हमने देनी का इंसिजन कहाँ फेवरेबल होती है, दैट इज इन पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। सो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। अब अगर वो हील्ड हो जाएगी तो हील्ड टेम्पनिक मेम्ब्रेन को क्या कहूंगी, क्या है, डायमेरिक। डायमेरिक। वेरी गुड, ठीक है बेटे, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे परफोरेशन क्रिएट कर दी, परफोरेशन के बाद फ्लूइड आएगा, फ्लूइड को जल्दी कंप्लीट करने के लिए हम साथ में माइक्रो सक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये बात होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मायरिंगोटमी वुड बी प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर विच स्टेज ऑफ द acute otitis media, तो किस स्टेज के लिए है ये, 4 के लिए, 4 पे थर्ड। परफॉर्म करूँ, हाँ थर्ड, 4 पे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकती, मैम वहाँ रप्चर हो जाती है कंपेरेटिव। ऑलरेडी रप्चर हुई है, फायदा ही नहीं। और विच क्वाड्रेंट में करूंगी, पोस्टीरो इंफीरियर। सो ये दो आपके क्वेश्चन है, इतने आसान सी चीजें आपसे पूछते हैं। अब बात आ जाती है कि ट्रीटमेंट वाइज अगर पेशेंट स्टेज 4 पे है तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या करना है बेटे, परफोरेशन हो चुकी है, फ्लूइड ऑलरेडी ड्रेन आउट कर रहा है और पेशेंट का जो पेन है वो भी बेटर हो गया है, तो हम क्या करें, हम बस वेट एंड वॉच। ठीक है, सो कहता है कि इसका यही प्रोसीजर होता है कि आपने वेट एंड वॉच करना है, मतलब आपने उसको उस पर रख देना है। 90% मैंने आपको बताया कि जो भी परफोरेशन होती हैं वो हील हो जाती हैं 3 to 6 वीक में, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी, डायमेरिक मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। साथ में अगर इन्फेक्शन आपको लग रहा है अभी भी है तो आप एंटीबायोटिक दे भी सकते हो, या ना भी दो तो कोई इतना नहीं होता, नेचुरल इम्यूनिटी पेशेंट की स्ट्रॉन्ग है तो वो खुद ही हील कर जाएगा। बस आपने इसको एडवाइस देनी होती है कि प्रिवेंट करे वाटर एंट्री। ठीक है, सो प्रिवेंट करेगा वो वाटर एंट्री। ये भी एक एमसीक्यू मैंने देखा हुआ है कहीं पे कि आप उस पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे कि वाटर एंटर मत होने दे और बस 3 to 6 वीक वेट करे, अगर फिर भी परसिस्ट रहता है तो हमारे पास आए। ये हो गया बेटे, यहाँ तक बात खत्म। लेकिन अगर 3 to 6 वीक के बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब है पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है। आपको कहते हैं लिस्ट कर दें कॉम्प्लिकेशन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपने ये याद रखनी है कि 90% तो मैंने आपको बता दिया, परफोरेशन एक कॉम्प्लिकेशन है ना कि मेम्ब्रेन आपकी फट जाती है, लेकिन 90% में आपने याद रखना है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही हील हो जाती है। 10% केसेस में बेटे ये जो परफोरेशन है ये परमानेंट हो जाती है। अगर ये परफोरेशन परमानेंट हो जाएगी तो आपको पता है ये वहां पे रिकरेंट इन्फेक्शन कॉज करेगी और हम इसको बोलेंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की तरफ पेशेंट को ले जाएगी और ये किस में होता है, 10 to 12% पेशेंट्स में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है, कैसे है, क्यों है। दूसरे नंबर पे अगर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखी हुई ना आपके एमसीक्यू में और पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो 6 to 7% पेशेंट्स में एक्यूट मास्टाइटिस हो जाता है, आपका पोस्टीरियर ईयर से जाके पीछे मास्टॉइड भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो ये दोनों इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक्यूट मास्टाइटिस जब होता है ना बेटे तो आपने ये याद रखना है कि उसका ये जो पीछे मास्टॉइड प्रोसेस है ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो पेशेंट को पेन के साथ साथ फीवर भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बुखार भी हो जाता है और उसके बाद जो उसका ईयर है ना वो बहुत ज्यादा टेंडर हो जाता है। अब बेटे ये जो टेंडरनेस है ये सबसे ज्यादा किस लेवल पे होगी, ये जो मास्टॉइड है ना इसमें मसला है ना, तो इसकी टेंडरनेस किधर रिफ्लेक्ट होगी, कोई लैंडमार्क है इसका एनाटॉमिकल मास्टॉइड एंट्रम का, प्रोमीटल चलो ट्रायंगल। चलो बेटे सर्जिकल लैंडमार्क ना बेटे, अब मैं सर्जिकल लैंडमार्क है, मैं पहले उसकी बोन खोलूं, फिर मैं टेम्पोरल बोन में जाऊं, फिर मैं सुप्रामिएटल ट्रायंगल में जाऊं, फिर मैं चेक करूं, वो सर्जिकल लैंडमार्क है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क ये है कि इसके बिल्कुल आगे सिम्बा कॉन का है ना, तो मैं सिंगा कॉन का को जैसे टच करूंगी तो ये पीछे से दुखेगा, पेशेंट टेंडरनेस फील करेगा। समझ आ रही है बात, एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल। सर्जिकल लैंडमार्क आपने ठीक बताया सुप्रामिएटल ट्रायंगल, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि पीछे मसला है या नहीं। और पीछे मसला देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे नीचे वाले हाथ में मसला है या नहीं, ऊपर ये हाथ है ना, जब मैं इसको दबाऊंगी तो ऑटोमेटिकली वहां तक दब जाएगी, तो मैं मुझे मसला हुआ तो मैं चीखूंगी। तो इसके आगे कौन पड़ा हुआ होता है, सिम्बा कॉनका, तो हम सिम्बा कॉनका को जब टच करेंगे तो पेशेंट को टेंडरनेस होगी, इसका मतलब है मास्टाइटिस है। उसके बाद हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट साइन तो यही होता है, लेकिन बिहाइंड पिन्ना भी वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा,
मेस्टॉइड है ज़ाहिर है पीछे, और साथ ही साथ अगर आप मेस्टॉइड टिप यानी ये वाला जो पोर्शन है आपके कान का जो बिल्कुल लोब्यूल के पीछे मेस्टॉइड टिप फील करो तो फील होती है, तो मेस्टॉइड टिप पे भी हाथ लगाओगे तो वो टेंडर होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको यही एक्यूट मेस्टोडाइटिस के 3 इंपॉर्टेंट या मेस्टॉइड रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट साइंस अभी दिखाए हैं। एक बेटे आपके पास होता है आयरन आउट मेस्टॉइड। आयरन आउट मेस्टॉइड का मतलब है कि ये बड़ा स्मूथ सा रेड सा कंजेस्टेड सा मेस्टॉइड होता है। ये अगर है तो इसका मतलब है एक्यूट मेस्टोडाइटिस है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, वहां पे क्या बना हो सकता है, हीमाटोमा बना हो सकता है। हीमाटोमा अगर होगा तो इसका मतलब है मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर है तो इसको हम कहते हैं बेटल्स साइन, ठीक है। थर्ड बात ये भी हो सकती है कि पिना के पीछे आपको ग्रिसिंगर साइन पॉजिटिव मिले, और ग्रिसिंगर साइन आपको कब मिलता है, अगेन जब आपके पास सिग्मॉइड साइनस थ्रोम्बोसिस हुई भी हो। तो ये दोनों एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आपका कंसर्न है अभी तक, लेकिन अगर ये दोनों भी हो तो आपको आने चाहिए, ठीक है बेटे। तो हमने कहा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस, एक तो परफोरेशन, दूसरा आपके पास एक्यूट मेस्टोडाइटिस। अगर मेस्टोडाइटिस है तो साथ पेन, फीवर और टेंडरनेस है। टेंडरनेस इन जगहों पे है और ये वाला साइन उस टाइम आपको अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर एक्यूट मेस्टोडाइटिस है तो मैं इसको साथ में कैसे ट्रीट करूं बेटे, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है ही है, लेकिन क्योंकि मेस्टोडाइटिस तक जा चुका है तो अब आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, और वो भी आईवी देनी है, ठीक है। सिर्फ टॉपिकल ईयर पे जो एक्ट करे वो नहीं। दूसरा, आपने पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे देनी है। और तीसरा जो है, अगर पेन बहुत ज्यादा ना पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर रहा तो इस प्रोसीजर में भी फिर आप मायरंगोटमी कर दोगे, कट लगा दोगे और सारी ड्रेन कर लोगे। सो ये आपका एक्यूट मेस्टोडाइटिस है। बुक में साथ इनने एक दो चीजें ऐड भी की हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन आपकी अप्रोच यही है। अब मुझे जरा 2-3 एमसीक्यूज कराओ, मुझे पता चले तुम लोगों को कितनी समझ आ रही है। अच्छा, एक यंग मैन है और वो आ रहा है आपके पास ईयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ, ठीक है। वो बता रहा है कि मुझे ना ईयर इन्फेक्शन हुआ था, और अब जब आपने इसको एग्जामिन किया तो बिहाइंड पिन्ना आपको स्मूथ अरिथमेटिक स्वेलिंग नजर आ रही है ओवर द मेस्टॉइड प्रोसेस। आपने जब सिम्बा कॉन्का को टच किया तो टेंडरनेस का लेवल काफी हाई था। नाउ व्हाट इज योर लाइकली डायग्नोसिस? डायग्नोसिस आपके पास क्या है? दिस इज अ केस ऑफ फ्रंकुलोसिस, this is a case of acute mastocytitis, it is a case of fibrous dysplasia और chronic suppurative otitis media। ये क्या है? डिस्चार्ज acute acute mastocytitis. mastocytitis। यस, एक्यूट मेस्टोडाइटिस। और आपको पता है हम लोग कहते हैं acute ना कि mastocytitis। लाइक इंडिया वाले जो है उनके जो एग्जाम्स है उनका जो लेवल है वो बहुत रेज्ड होता है बेटे। तो ये उनका नीट PG-21 का MCQ है। तो आप ये देख लो कि उनका क्या लाइक लेवल होता है, या जो भी सीन है पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल का ये MCQ है, और देख लो ये कितना एक मुश्किल MCQ है। ये तो चीज हमने पढ़ ली, कोई मुश्किल MCQ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर उनके ही सेम पेपर का MCQ नंबर 2 था कि एक बॉय है और उसकी हिस्ट्री है ईयर डिस्चार्ज की, ठीक है। सो ईयर डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरी बात हमने देखी तो वो कह रहा है कि उसको पेन भी है, ठीक है। अब पेन के साथ साथ बेटे अगर हम देखेंगे तो वो कहता है कि हियरिंग लॉस भी प्रेजेंट है। हियरिंग लॉस के बाद हम देखते हैं, तो मैं पूरा पढ़ देती हूँ। अ बॉय विद हिस्ट्री ऑफ ईयर डिस्चार्ज प्रेजेंटेड विद पेन इन ईयर and hearing loss. On examination, redness was present behind the ear. Reservoir sign was positive. What is the most likely diagnosis? So pain भी present है, hearing loss भी है बेटे, reservoir sign present है। क्या मतलब है? इसका मतलब है fluid बार बार आ रहा है। fluid कहाँ से आ रहा है? मेस्टोइड। mastocytitis ही होगा। तो मेस्टोइड से आ रहा है, तो व्हाट इज दिस? मेस्टोडाइटिस। तो क्लियर। अब उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, ऑप्शंस उनकी थी कि ये क्रेनियो CSF ओटोरिया है, नहीं। ये एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, हो सकता है। साथ में उन्होंने लिखा हुआ एक्यूट मेस्टोडाइटिस है, या फिर हमारे पास ओटाइटिस एक्सटर्ना है। तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज एक्यूट मेस्टोडाइटिस। क्लियर बेटे? तब आप लोगों को इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा। आखिरी डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने कहा द इमेज गिवन बिलो, और इमेज में वही आपके पास जो मैंने दिखाया हीमाटोमा बना हुआ था बिहाइंड द ईयर। हीमाटोमा जो है वो द इमेज बिलो प्रेजेंटेड द पेशेंट इन image given below presented with a history of road traffic accident, diagnose the sign। और फिर साइन में हमारे पास 4-5 ऑप्शंस थी, जिसमें बिजॉल्ट एब्सेस थी, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सिटिलाई एब्सेस थी, वो भी बाद में पढ़ाऊंगी। ग्रिजिंगर साइन था, बैटल साइन था। तो बेटे आपने याद रखना है, मैंने अभी बताया रोड ट्रैफिक Battle sign. एक्सीडेंट वगैरह में बैटल साइन होता है। तो ये बस इतने से आपके MCQ अप्रोचेस हैं। फिर वही बात है, तुम बुक को रट्टा नहीं लगाना आपने ना, बस अपने माइंड में। यही कहती हूँ बच्चों को कि जो हमने एक चीज पढ़ी है ना, ये केस था, अब अपने जहन में खुद सोचो। एक पेशेंट आ रहा है, उसको ना बड़ा शदीद दर्द हो रहा है और उसको हियरिंग लॉस भी है,
अच्छा अब ना मैं इसको खुद ही 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेता हूँ और मैं खुद ही देखता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो ये आप ना खुद सोचो बैठ के, ठीक है, कोई जरूरत नहीं बुक से रट्टा लगाने की। तो अगर तो मेम्ब्रेन में टेम्परिंग मेम्ब्रेन इनवर्ड है तो स्टेज 1 एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक दे दो, घर भेज दो। अगर आउटवर्ड है लेकिन पेन इतना स्वेयर नहीं है, टिल आप एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दे दोगे। अगर बहुत स्वेयर पेन है, वो बल्ज आउट हो रही है, वो रेड है, वो कंजेस्टेड है, तो यहाँ पे आप मायरिंगोटमी परफॉर्म कर दो। अगर परफोरेशन हो रही है तो वेट एंड वॉच। 3 to 6 वीक गुजर गए, अभी भी आपके पास डिस्चार्ज है तो रिजर्वायर साइन है, वो मेस्टोडाइटिस है। अब आप मेस्टोडाइटिस को ट्रीट कर दो, बस। हमने तो कुछ इतना इतना खास तो पढ़ा ही नहीं। अब आखिरी चीज मैं आपको बताती हूँ, छुट्टी देती हूँ, कभी वीकेंड था जो मैंने यूटिलाइज कर लिया या जाया कर दिया। तो आखिरी चीज बेटे मैं आपको बता रही थी कि हम पढ़ते हैं कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस, ठीक है। सो ये जो कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस है इसमें कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, इसमें आपने बस ये याद रखना है कि एक्यूट मेस्टोडाइटिस जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका एडिटस है बेटे, ये आपका एयर है, दिस इज योर यूस्टेशियन ट्यूब, और ये पीछे आपका क्या है, मेस्टॉइड है। तो कहते हैं जब हमारे पास ना एक्यूट मेस्टोडाइटिस हुआ है या मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि आपका ये जो एडिटस वाला पोर्शन है ना, ये एडिटस का पोर्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इस एडिटस के पोर्शन के ब्लॉकेज की वजह से क्या है कि इन्फेक्शन मेस्टॉइड में रिमेन रह जाता है, इन्फेक्शन वहां पे पड़ा रहता है। अब जब इन्फेक्शन रहता है तो वहां पे ज़ाहिर इन्फेक्शन के बाद आपको पता है पस आएगी, और वो जो पस है वो सारे के सारे एयर सेल्स को क्या करेगी बेटे, फिल कर लेगी, ठीक है। सो एयर सेल्स जब पस से फिल हो जाएंगे तो कहता है आपकी जो मेस्टॉइड की वॉल्स हैं वो वॉल डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, एयर सेल्स की वॉल डिसॉल्व हो जाएंगी। एक एयर सेल, दूसरा एयर सेल, तीसरा, चौथा, तो इनके अंदर पस है तो ये वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगी और सारे एयर सेल्स खत्म हो जाएंगे, और ये एक बड़ा सा ना क्लाउडिंग सा एरिया यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सो ये सारी कॉलिसेंस टू फॉर्म अ वन बिग सेल, दैट इज बेसिकली योर कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस, ठीक है। सो ये बात होगी। अब दूसरी बात है कि ये जो कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस हुआ है ये होता क्यों है, तो ये ज्यादातर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बाद होता है, जब इन्फेक्शन गया और फिर वहीं पे रह गया, यहाँ से तो खत्म हो गया, वहां से हुआ नहीं। आपने कैसे डायग्नोज करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेशेंट आपको आके कहेगा जी 6 months बैक मुझे ईयर का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन जो डॉक्टर साहब वो तो मेरा बिल्कुल ठीक है, मेरे कान में तो कोई मसला नहीं, मुझे सुनाई बिल्कुल ठीक देता है, लेकिन ना मुझे बिहाइंड द पिना ओवर मेस्टॉइड बेसिकली वो लोकेट करेगा कि मुझे ना बड़े अरसे से यहाँ पे परसिस्टेंट पेन है। अगर परसिस्टेंट पेन है इसका मतलब है सिर्फ मेस्टॉइड इन्वॉल्व है ना, क्योंकि वो कह रहा है मुझे ईयर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेस्टॉइड इन्वॉल्व है, तो वो कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस हो सकता है। कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस को डायग्नोज करने के लिए मैंने आपको पिक्चर दिखाई, हम सीटी स्कैन करेंगे, और सीटी स्कैन करेंगे तो एक साइड पे मेस्टॉइड एयर सेल नजर आ रहे होंगे और दूसरे साइड पे वो सारे कॉलिसेंस होके एक लार्जर सा सेल बना हुआ होगा, ठीक है। अब आपने बेटे इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो कहता है ट्रीटमेंट आप यही करोगे कि आपने इसको स्ट्रॉन्ग आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स का कोर्स हम कराते हैं। उसके बाद कहता है कि पहले पहले ना इसको हम लोग क्या कहते थे, इसका नाम ये रखा हुआ था सर्जिकल मेस्टोडाइटिस, ठीक है। सो आपसे पूछ सकते हैं सर्जिकल मेस्टोडाइटिस इज अ टर्म दैट इज प्रीवियसली यूज्ड फॉर, तो वो कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस है, ठीक है। सो पहले हम इसको सर्जिकल मेस्टोडाइटिस इसलिए कहते थे कि फॉरन जो है वो आप लोग इंटर करते थे, मैं आपको पढ़ाऊंगी मेस्टोडेक्टमीज, रेडिकल एंड कॉर्टिकल। सो फॉरन मेस्टोडेक्टमी परफॉर्म कर देते थे तमाम पेशेंट की, इसलिए हम इसको सर्जिकल कहते थे। लेकिन अब पता चला कि एंटीबायोटिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गई हैं हमारे पास और वो इन्फेक्शन को कवर कर सकती हैं। अगर ना कवर करेंगी तो फिर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेप इज योर एंटीबायोटिक कवरेज, क्लियर। सो ये आपके पास कॉलिसेंस मेस्टोडाइटिस है। अब एक और चीज है हमारे पास, दैट इज सीरस ओटाइटिस मीडिया। अगर आप कहें तो मैं पढ़ा देती हूँ, अगर कहें तो छुट्टी दे देती हूँ, वैसे छोटी सी है वो भी, इतना कुछ उसमें है नहीं, पढ़ा दें। ठीक है। ठीक है बेटे, अब हमारे पास हो जाती है सीरस ओटाइटिस मीडिया। सीरस से ना नाम से ही आपको पता चल रहा है, सीरस ओटाइटिस मीडिया को हम लोग कहते हैं म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। म्यूटॉइड ओटाइटिस मीडिया या सीरस ओटाइटिस मीडिया, या हम इसको कहते हैं सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, या हम इसको कहते हैं नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। पिछले को हमने सुपरेटिव बोला, हम इसको बोलते हैं नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या बेटे हम इसको ग्लू ओटाइटिस मीडिया, या हम इसको ग्लू ईयर भी बोलते हैं। इन सब टर्म से क्या समझ आ रही है, क्या पढ़ा हुआ है कान में, क्या होगा, सीरस, म्यूकस, ग्लू, क्या फ्लूइड होगा, होगा। फ्लूइड होगा, ठीक है। सो इसमें बेटे मसला ये होता है कि आपके कान के अंदर ना फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, और अब वो फ्लूइड जो पड़ा हुआ है उसकी वजह से पेशेंट की जो हियरिंग लॉस की कंप्लेन है वो तो ज्यादा है, लेकिन चूंकि बहुत टाइम से पड़ा हुआ होता है तो कान सेंसिटाइज हो जाता है,
पेन नहीं होता आपको। तो आपको अगर वो ये कह रहा है कि एक पेशेंट है और उसको पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन हियरिंग लॉस उसका है और बड़ा क्रॉनिक चल रहा है ये मसला, तो आपका फॉरन डायग्नोसिस जो है वो क्या बनेगा, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में भी आपके पास यही होता है कि आपकी जो यूस्टेशन ट्यूब है ना वो बेसिकली ब्लॉक हो जाती है। सो दिस इज यूस्टेशन डिसफंक्शन। ये यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो फ्लूइड ड्रेन नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लूइड ड्रेन करना उसका काम था, सो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बेसिकली यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन को कहते हैं। सो यूस्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन है, दैट्स व्हाई पेशेंट को हियरिंग लॉस तो है ही है, लेकिन पेन जो है वो इतना नहीं है, बहुत कम माइल्ड इयरिक हो सकता है, लेकिन कोई पेन की कंप्लेंट इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। आप कहता है कि क्यों यूस्टेशन ट्यूब क्यों ब्लॉक हो सकती है, वाई, इसकी रीजन क्या है? तो इसकी बेटे ब्लॉकेज की वही रीजन है, हो सकता है कि यूस्टेशन ट्यूब के अंदर कोई ट्यूमर हो, फॉर एग्जांपल कोई नेजो जो विलाइन, एक मैं आपको नेजोफेरेंजियल ट्यूमर आगे पढ़ाऊंगी, नेजल पोर्शन में, वो हो सकता है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, अगेन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, या वहां पे कोई पॉलिप हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंट्रोकोइनकल पॉलिप्स, हम इनको बड़े डिटेल में क्रॉनिक के साथ पढ़ेंगे, या बेटे एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। सो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज का, या कहता है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन था उसने ट्यूब को ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं। क्लिनिकली पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, क्लिनिकली उसकी मेन फीचर क्या होगा बेटे, फ्लूइड की वजह से वहां से ट्रांसमिशन नहीं हो रही, तो हियरिंग लॉस जो है वो मेन कंप्लेन होती है। उसके बाद ये हियरिंग लॉस है कौन सा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पेन की कंप्लेन इतनी नहीं होती, बस माइल्ड ईयरिक कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो भी इतना सिवियर नहीं होता। अब आपने बस इसको एग्जामिन करना है और ट्रीट करना है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। एग्जामिनेशन पे आपको याद रखना है कि क्योंकि अंदर जो है वो फ्लूइड होता है और ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन है, तो जाहिर है ये थोड़ी सी बल्ज आउट हुई भी होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन की क्या होती है, बल्जिंग हुई भी होती है, आउटर साइड पे बल्ज हुई भी होती है। दूसरी बात है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन के पीछे आप जब बाहर ऑटोस्कोप से देखते हो ना, तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन के पीछे फ्लूइड आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होता है, तो फ्लूइड बिहाइंड टेम्पनिक मेम्ब्रेन इज विजिबल। समटाइम्स ये होता है कि ये फ्लूइड के अंदर एयर बबल्स बनते हैं, मैं भी तस्वीर दिखाती हूँ, तो एयर बबल्स भी नजर आ रहे होते हैं, और एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा होता है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड जमा हुआ हुआ है, तो इसके पीछे फ्लूइड आपको बड़ा एयरली नजर आ रहा होता है। सो एयर फ्लूइड लेवल मेंटेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, समटाइम्स ये आपको ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन नजर आती है। ये ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन इसलिए नजर आती है कि फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से वीनस स्टेसिस है, और वीनस स्टेसिस की वजह से ना टेम्पनिक मेम्ब्रेन ब्लू हो जाती है। अब आपने ये समझना है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन ब्लू कहाँ कहाँ होती है, मतलब याद रखना है। एक तो ये सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, क्योंकि वीनस स्टेसिस हो जाती है। दूसरा आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी, हीमोटेम्पेनम लॉगियर साइन भी, लॉगियर साइन हम लोग इसको कहते हैं। सो हीमोटेम्पेनम में भी आपके पास ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तीसरी बात बेटे हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोमा। कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोमा जब बनता है तो उसमें भी टेम्पनिक मेम्ब्रेन ब्लू होती है। तो क्वेश्चन ये था कि टेम्पनिक ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन विल बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में ना यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था ग्लोमस। ठीक है, सो अब आपने देखना है कि ग्लोमस में तो ये नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोमा में होती है, हीमोटेम्पेनम में होती है, और सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में होती है। हीमोटेम्पेनम में जो ब्लू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम लॉगियर साइन कहते हैं। सो ये आपने डिफरेंट साइंस भी याद रखने हैं। ठीक है, बड़ा अप्रिशिएट करूंगी अगर कोई एक जगह पे सारे साइंस लिख के आपको ग्रुप में भेज दे, या मैं कोशिश करूंगी मैं खुद भी भेज दूं। तो ये जो है ये साइन आपको ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन में मिलता है। बहरहाल आपको ब्लू टेम्पनिक मेम्ब्रेन मिल गई। अब आपने जो है वो डायग्नोसिस को फर्दर कंफर्म करना है। डायग्नोसिस फर्दर कंफर्म हो सकती है बेटे कि इसमें पेशेंट को ना हियरिंग लॉस, क्योंकि ब्लू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से तो आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, वो तो बहुत सारे केसेस में है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हियरिंग को चेक करूंगी, क्योंकि इस डिजीज में हियरिंग लॉस होता है। तो हियरिंग को चेक करने के लिए हम हियरिंग में बहुत डिटेल से इन टेस्ट को पढ़ेंगे। हम लोग जो है वो प्योर टोन ऑडोमेट्री करते हैं, इसमें हमें 25 to 30 डेसिबल कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो मिलेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इम्पिडेंस ऑडोमेट्री करते हैं बेटे। इम्पिडेंस ऑडोमेट्री में ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन नजर आती है कि ग्राफ्स मिलते हैं ना, यहाँ पे यूं बी ग्राफ वैसे यूं होता है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कि फ्लैट बी कर्व हो जाता है। ठीक है, सो बी कर्व जो है अगर फ्लैट है तो ये किसकी डायग्नोसिस है, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सॉरी सीरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सो सीरस ओटाइटिस मीडिया आपको अच्छा वही ऑस्की स्टेशन था मेरा, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि हमारे पास ना फ्लैट बी कर्व था, और दूसरी बात है उनने नीचे यहाँ पे लगाया हुआ था टेम्पनिक मेम्ब्रेन, और टेम्पनिक मेम्ब्रेन के अंदर ना ग्रूमेट इंसर्ट किया हुआ था बस।
अब उन्हें लिखा हुआ था कि इस ग्राफ से अपनी डायग्नोसिस बताएं और ये बताएं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट है। तो चूंकि बेटे ये फ्लैट बी कर्व था तो इसका मतलब है इसको क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। अब बेटे सीरस ओटाइटिस मीडिया में मैंने क्या कहा कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन के पीछे फ्लूइड है ना, तो हम क्या ट्रीटमेंट करें मुझे बताओ, हम ऐसा क्या करेंगे फ्लूइड ड्रेन हो जाए, ट्रीटमेंट क्या है हमारा, अभी पढ़ाया है गॉट मी। मायरिंगोटमी। तो मायरिंगोटमी तो करते हैं लोगों के अंदर, लेकिन ना समटाइम्स ये होता है कि हमें ना एक मतलब परसिस्टेंट ओपनिंग चाहिए। तो वो परसिस्टेंट ओपनिंग ऐसी होती है, हम व्हाइट कलर का ना इधर ग्रूमेट डाल देते हैं, मैं भी दिखाती हूँ। सो ये ग्रूमेट था और इससे हमने डायग्नोज करना था, ग्रूमेट इंसर्शन हुई भी है ताकि कंटिन्यूसली यहाँ से फ्लूइड ड्रेन होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे। जब बाद में सारा फ्लूइड निकल जाता है, टेम्पनिंग मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली हील करती है, तो इसमें इतनी फोर्स आ जाती है ग्रूमेट को खुद ही बाहर फेंक देती है, ठीक है। सो ये ग्रूमेट भी आप ओपीडीज में देखोगे बहुत सारे बच्चों के कान में डाला हुआ होता है, बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है देखने में, व्हाइट से कलर का, मैं भी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं ऑस्की में या आपके एग्जाम में। सो ये बेटे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सो हमने कहा कि इसको डायग्नोस करने के लिए हम प्योर टोन ऑडोमेट्री करते हैं और इम्पिडेंस ऑडोमेट्री जिसमें हमें फ्लैट बी कर्व मिलता है। अब बात आ गई अगेन वही कि आप ट्रीटमेंट में क्या करोगे। तो ट्रीटमेंट बेटे पहली तो बात यह है कि आप कॉज को ट्रीट करो ना, ये जो इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। दूसरी बात ये है कि हमने फ्लूइड को रिमूव करने की कोशिश करनी है। वो रिमूव हमने किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले जो है वो मायरिंगोटमी परफॉर्म करनी है। मायरिंगोटमी के बाद हमने सक्शन कर लेनी है वहां से फ्लूइड को, और एक पेटेंट ओपनिंग वहां पे डालने के लिए हम ग्रूमेट इंसर्शन करते हैं। और अगर बेटे ग्रूमेट इंसर्शन की बाद भी फर्क ना पड़े ना, तो मैंने आपको बताया इसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है, एडिनाइड हाइपरट्रॉफी। तो हम एडिनाइडेक्टमी भी परफॉर्म करते हैं। रिसेंट बच्ची थी 7 साल की और उसके अंदर जो है वो ये तीनों प्रोसीजर हुए, इसके अंदर मायरिंगोटमी हुई, देन सर ने इसके अंदर सर्जन ने ग्रूमेट भी डाला और एडिनाइडेक्टमी भी कर दी, एडिनॉइड्स को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अगर आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाता है तो आपने ये सम लिखना होता है, हम इसको 3 सम कहते हैं। तो लाइक सॉरी 3 लाइक इसके अंदर ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम मायरिंगोटमी करते हैं और साथ में हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्रूमेट इंसर्शन करते हैं, 3 ट्रीटमेंट है, और साथ में हम एडिनॉइडेक्टमी कर देते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन जो रीजन होता है वो इसका क्या है, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। क्लियर। सो ये यहाँ तक आपके पास जो है वो सारी बात हो गई जो हमने आज करनी थी। और ये आपने याद रखना है कि जो ओपनिंग हमने डालनी होती है ना, यानी जो ग्रूमेट हमने डालना है, ये क्वाड्रेंट भी हमसे पूछते हैं, दैट इज एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट से ये फेवरेबल है। इंसीजन यहाँ पे नहीं देते जो हमने दी है मायरिंगोटमी की, वो पोस्टीरो इंफीरियरली, और अगर हमें ग्रूमेट डालना पड़ेगा तो दैट इज बेसिकली एंटीरो इंफीरियरली। आखिरी चीज एक सुन लो मेरे से कि कभी कभी ये होता है बेटे कि हमने जब इसके अंदर इंसीजन दी ना फॉर मायरिंगोटमी, तो सिक्रीशन जो होती है ना सीरस ओटाइटिस मीडिया में, इसकी जो सिक्रीशन है वो काफी थिक होती हैं। तो ये थिक सिक्रीशन ना रिमूव नहीं होती एक इंसीजन से। तो इसमें हम फिर 2 काम करते हैं, यानी अगर हमने सिंगल इंसीजन दे दी ना पोस्टीरियर सुपीरियरली, तो भी फ्लूइड आपका सम टाइम ड्रेन नहीं होता। तो इसमें फिर हम लोग एक और इंसीजन देते हैं और वो इंसीजन हम देते हैं एंटीरो सुपीरियरली। एंटीरो सुपीरियरली जब हम कट लगाते हैं ना बेटे, तो यहाँ से एयर अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है तो ये पोस्टीरियर सुपीरियरली फ्लूइड को पुश आउट कर देती है। इसको हम लोग कहते हैं बियर कैन प्रिंसिपल। सो ये आपको आना चाहिए, बियर कैन प्रिंसिपल। क्या किया, डबल इंसीजन दे दी ताकि एयर अंदर जाए और फ्लूइड आपका बाहर आ जाए। सो यहाँ तक ये बात है। अब आखिरी चीज जो इस टॉपिक इस चैप्टर में से रह गया, मैं भी आपको बुक से चैप्टर दिखाती हूँ, दैट इज एयर प्लान ईयर, जिसको हम ओटाइटिक बैरोट्रोमा भी कहते हैं, लेकिन वो मैं आपको कल बता दूंगी। आई नो आप लोग बहुत सैचुरेट हो गए, बल्कि हम शाम को करेंगे। सो यहाँ तक मैं आपको एक तस्वीरें 2-3 और दिखाती हूँ भी। सो यहाँ तक आपने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पढ़ा, ठीक है, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टेजेस, ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। दूसरी चीज आपने एक्यूट मास्टरडाइटिस पढ़ा बेटे, जो इसी की कॉम्प्लिकेशन थी। और तीसरा आपने रिकरेंट पढ़ा एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड एक्यूमुलेट है और इसका आपसे ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, और फ्लैट बी कर्व और ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करूँ तो आप लोग सेचुरेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्रैक पॉइंट्स थे। सो यहाँ पे बेटे बुक में आ जाओ तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटियोलॉजी की सबसे ज्यादा इन्फेंट्स में कॉमन है, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और वो ही आपको बता दिया उनकी वो होती है। रूट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब है, दूसरा ईयर हो सकता है या फिर ब्लड बॉर्न हो सकता है। रिस्क फैक्टर बार बार इन्फेक्शन होते रहे हैं। देन उसने एटियोलॉजी की डिस्कशन की हुई है, तो उसमें वही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट आपकी चीज यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसमें सबसे पहले ट्यूबल एक्लूजन आ जाती है बेटे। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि इसके अंदर जो है वो प्री सुपरेटिव स्टेज है, जिसमें आपके पास कॉर्ड व्हील अपीयरेंस सबसे कॉमन है। देन हमने कहा जी इसमें सुपरेशन की स्टेज आ जाती है, जिसमें बड़ा
स्वेयर पेन होता है, एंड देन रीजोल्यूशन की स्टेज आती है जिसमें परफोरेशन क्रिएट होती है, हीलिंग होती है, एंड देन कॉम्प्लिकेशन, अगर वो हीलिंग नहीं होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन जा सकती है। उन्होंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन में परफोरेशन परमानेंट रह जाएगी या मास्टरडाइटिस हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रीटमेंट प्लान जैसे मैंने आपको कराया, दैट वुड बी इनफ कि आप लोग इसको पहले एंटीबायोटिक्स दोगे और डिपेंडिंग अपॉन हम एम्फिसिलिन और एमोक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग पेन को या फिर ब्लॉकेज को कम करने के लिए कुछ नेजल ड्रॉप्स दे सकते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं, या एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, और उसको कहते हैं कि अपने ईयर को बहुत ज्यादा ड्राई रखेगा। नहीं फिर भी फर्क पड़ता तो आखिरी बात मैंने आपको कहा कि अगर वो स्टेज 3 में और बड़ा ज्यादा मसले, अब मैंने आपको ना चारों स्टेजेस का अलग अलग ट्रीटमेंट बताया है, इनने इसको एक जगह पे लिख दिया, आप जैसे करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज 3 में वैसे हम लोग मायरनगॉटमी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे आपको शायद भूल गई, समटाइम्स ये होता है कि जो सुपरेटिव टाइटस मीडिया है, साथ में पेशेंट जो है वो मीजल से या स्कारलेट से फेवर कर रहा है, सफर कर रहा है, और स्पेशली बच्चों के अंदर आपको पता है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो करता है, तो वो आपकी टेम्पनिंग मेम्ब्रेन को ना रप्चर कर देता है, और टेम्पनिंग मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाएगी और बाद में वो हील होगी तो उसमें फाइब्रोसिस और सारा प्रोसीजर हो जाएगा, स्कारिंग वगैरह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। देन बेटे आपके पास ये सीरस आ गया, जिसको हम सीरस भी कहते हैं, सिक्रीटरी भी कहते हैं, म्यूकॉइड भी कहते हैं, ग्लू ईयर भी कहते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस हमने कहा सबसे मेन मसला ये है कि आपकी यूस्टेशियन ट्यूब का मैंने आपको बताया डिसफंक्शन है, दैट्स व्हाई आपके पास ये फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इटियोलॉजी में मैंने आपको कहा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसकी होती है एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, ये ना नीचे लिखी हुई है, इसलिए हम एडिनॉइडेक्टमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद ग्रूमेट इंसर्शन। और ये बेटे बस सारी बात वही है कि इसका सबसे मेन कंप्लेन हियरिंग लॉस है, साथ में कुछ थोड़ा बहुत माइल्ड ईयरिक हो सकता है, लेकिन हमने आपको बताया स्वेयर पेन इसमें नहीं होता। सो ऑटोस्कोपी जब आप करोगे तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन आपको बड़ी थिन सी मिलेगी, और उसके पीछे आपको फ्लूइड लेवल एंड एयर बबल्स एंड दिस, ये मैंने सारा बता दिया। हियरिंग टेस्ट हम इसमें करते हैं, ट्यूनिंग फॉक, आइडोमेट्री एंड इम्पिडेंस, एंड उसके ऊपर भी मैंने बताया फ्लैट बी कर्व जो है वो आपको मिलता है, जो ने शायद यहाँ पे अभी नहीं बताया, आपको आगे जाके पता चलेगा। ट्रीटमेंट बेटे वही पहले मेडिकल, आप एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हो, नहीं होता तो आप मायरिंगोटमी करते हो और साथ में ग्रूमेट कर देते हो, और साथ में हम इसकी बहुत सारे केसेस में अगर नहीं फिर भी हो रहा मास्टरडेक्टमी भी, लेकिन वो करने से पहले हम लोग साथ में एडिनॉइडेक्टमी करते हैं। दैट्स ऑल। बायोफिल्म में इन्होंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को या अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसीजर करते हैं, दिस इज बायोफिल्म, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिकरेंट ये बार बार ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जब आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड रहती है। लास्ट चीज आपकी ये बैरोमीटर वाली रह गई है, ये मैं आपको कल शाम को बता दूंगी, ठीक है। तो बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं है, इसको रीड दे दो, लेकिन जिस तरह मैं लिखवाती हूँ अगर उसको नीट कर लो ना तो एंड पे वो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू बुक रीडिंग, ठीक है। सो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने टच नहीं किया हुआ। मैं जरा आप लोगों को ग्रूमेट दिखाती हूँ, यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन है मुझे बताओ। ग्रूमेट दिखाती हूँ तुम लोगों को। हाँ जी, हैं बच्चे मेरे साथ? क्या मैं खुद को पढ़ा रही थी? यस मैम। दिस इज योर ग्रूमेट बेटे, ये बड़ा क्लियर और सेम एज इट इज नजर आता है अगर आप लोग उधर जाओ ना ओपीडीज में। मुझे पता नहीं, मैं तुम लोगों को यही कहती रहती हूँ, तुम लोग जाते हो अपनी ईएनटी ओपीडी में जाके देखते हो जब वो एग्जामिनेशन एंड सारा हो रहा होता है कान के अंदर, वो लाइक माइक्रो कैमरा से इंसर्ट करते हैं और सारा आपको नजर आता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हमारे सर्जन ऐसे करते हैं कि वो नाक में डालते हैं, फिर कान में डालते हैं, फिर वही गले में डाल देते हैं। मैं कहती सर आप ये क्या करते जाहिर, तो अपना ही है ना, उसका अपना ही नाक है, इसका अपना ही गला है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। मैं कहती फिर भी कोई लाइक हो सकता है इसके नाक में या कान में कोई इन्फेक्शन हो, फिर आप वो थ्रोट में डाल दे। सर कहते हैं वैसे भी ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, होगा तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हमारे प्रोसीजर से नहीं जाएगा। तो बड़ा गंदा लगता है, लेकिन बार होता है। सर कहते हैं बार बार तो इसको ये सेप्टिक नहीं कर सकते ना, एक पेशेंट के बाद करते हैं लेकिन सेम पेशेंट पे नहीं करते वो लोग उसको चेंज। तो ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन है और ये इसमें ग्रूमेट डाला हुआ है, और ये ग्रूमेट ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद यहाँ से बाहर आ जाता है, नहीं भी आता, पड़ा भी रहे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये एक पेटेंट सी ओपनिंग है जो कि आप बेसिकली होती है फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए। और ये मैं आपको जो पियर कैन प्रिंसिपल बता रही थी कि हम लोग इंटीरो इंफीरियर इंसीजन दें, और अगर ना ड्रेन हो रहा हो तो फिर हम इंटीरो सुपीरियरली एक इंसीजन दे देते हैं ताकि वहां से हवा अंदर जाए, और फिर ये वहां से इंटीरो इंफीरियर नहीं इंटीरो सुपीरियर देते हैं ताकि वहां से हवा अंदर जाए और हमारे पास जो है वो आ जाए। ग्रूमेट के लिए इंटीरो इंफीरियर इंसर्शन है, ठीक है। सो ये आपकी सारी बात हो गई। ये सीरस में पीछे आपको टेम्पनिंग मेम्ब्रेन में फ्लूइड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, फ्लूइड के नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में एयर बबल्स भी नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर पता चल रहा है एयर फ्लूइड लेवल है। सो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपसे ईएनटी में कराई जाएंगी। यहाँ तक कोई मसला है किसी का तो मुझे बताएं, वरना छुट्टी करें, छुट्टी करें। मैम ये सब पिक्चर्स भेज दें ग्रुप में।
ठीक है बेटे, मैं भेज देती हूँ। और कोई कंसर्न, इशू, एनी इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ आई आप लोगों को? ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम उसको इंटरेस्टिंग करें। पता नहीं अब आपको समझ आ गई है सबको? यस मैम। मैं कल टेस्ट लूंगी इसका, ठीक है? चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।